नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति रेहन पर रघु का अगला भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए सुनिए। और इससे पहले मैं आपको अगला भाग सुनाऊं तो उनके बारे में जो अखिलेश जी ने कहा है उनके कुछ एक पैराग्राफ में पढ़कर सुना देता हूं कि उनके बारे में क्या कहा है। कह रहे रेहन पर रघु प्रख्यात कथाकार काशीनाथ सिंह की रचना यात्रा का नव्य शिखर है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप संवेदना, संबंध और सामूहिकता की दुनिया में जो निर्मम ध्वंस हुआ है, तब्दीलियों का जो तूफान निर्मित हुआ है, उसका प्रामाणिक और गहन अंकन है रेहन पर रघु। यह उपन्यास वस्तुतः गांव, शहर, अमेरिका तक के भूगोल में फैला हुआ अकेले और निहत्थे पड़ते जा रहे समकालीन मनुष्य का बेजोड़ आख्यान है। ये अखिलेश जी के शब्द हैं। यह उपन्यास वस्तुतः गांव, शहर, अमेरिका तक के भूगोल में फैला अकेले और निहत्थे पड़ते जा रहे समकालीन मनुष्य का बेजोड़ आख्यान है। और इस वाक्य को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो आइए सुनिए इस उपन्यास को। रेहन पर रघु उपन्यास का अगला भाग आइए सुनिए। खंड 3 भाग 1 और 2। वह घर जिसे रांची के प्रोफेसर राजीव सक्सेना ने रिटायर होने के बाद अपने रहने के लिए बनारस में बनवाया था और जिसे अपनी बेटी सोनल के नाम कर दिया था, वह अशोक विहार में था। बनारस में मोहल्ले थे, नगर, विहार और कॉलोनियाँ नहीं। इनका निर्माण शुरू हुआ 1980-90 के आसपास, जब पूर्वांचल और बिहार में भू माफियाओं और बाहुबलियों का उदय हुआ। उन्होंने नगर के दक्षिण, पश्चिम और उत्तर बसे गांव खरीदे और उनकी प्लॉटिंग करके बेचना शुरू किया। देखते देखते 15-20 वर्षों के अंदर गांव के वजूद खत्म हो गए और उनकी जगह नए नए नामों के साथ नगर, कॉलोनियाँ और विहार बस गए। यह नया बनारस था, महानगरों की तर्ज का। मोहल्लों में रहने वाले मोहल्लों और महालों में ही रहे, अपने पुश्तैनी काम धंधों, दुकानों, रोजगारों और घाटों के साथ। लेकिन इन कॉलोनियों में बसने वाले ज़्यादातर नए नागरिक थे। वे बाहर से आए थे, आसपास के जनपदों से, जिलों से, 150 किलोमीटर की दूरी से। इनके अपने गांव थे, थोड़ी बहुत ज़मीन थी, खेती बाड़ी थी। उन्हें समय समय पर बनारस आना ही पड़ता था, कभी कोर्ट कचहरी के काम से, कभी अस्पताल के काम से, कभी तीर्थ बरत के लिए, कभी शादी ब्याह की खरीदारी के लिए, कभी बच्चों के एडमिशन और पढ़ाई के लिए। बार बार आकर लौटने से बेहतर था यहाँ ठहरने और रुकने का एक स्थायी ठिकाना हो, एक डेरा हो। लेकिन ऐसा सिर्फ उन्हीं के लिए संभव था जिनके पास अपनी कोई छोटी मोटी नौकरी हो, और अगर वह नौकरी काफ़ी न हो तो बेटों से कम एक बाहर कमा रहा हो, जिसके बच्चे गांव में बोर होते हों और वहाँ नहीं रहना चाहते, शहर के आदी हो गए हों और अपना हित उधर ही देखना चाहते हों। हालांकि गांव में वह सब पहुँच रहा था धीरे धीरे जो शहर में था। बिजली भी, नल भी, फ्रिज भी, फ़ोन भी, टीवी भी, अखबार भी। लेकिन वह मज़ा नहीं था जो शहर में था। मज़ा था भी तो उनके लिए, उन जिनके पास ट्रैक्टर था, थ्रेशर था, पंपिंग सेट था, बोलेरो या सफारी थी, जो खेती पेट के लिए नहीं व्यवसाय के लिए कर रहे थे, जो एक नहीं एक ही साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के हमदर्द और मददगार थे। ऐसे लोगों की कॉलोनियाँ भी दूसरी थीं, लंबे चौड़े पलाटों वाली। लेकिन अशोक विहार उनकी कॉलोनी थी जो अध्यापक थे,
बाबू थे, दोयम दर्जे के सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी थे। और इससे भी खास बात यह कि जो या तो रिटायर हो चुके थे या निकट भविष्य में रिटायर होने वाले थे। न तो अखबारों में कोई विज्ञापन था, न किसी नुक्कड़ पर इस आशय की होर्डिंग कि इस कॉलोनी के प्लॉट उन्हीं को बेचे जाएंगे जो 50-55 से ऊपर के होंगे और जल्दी ही रिटायर होंगे। लेकिन जाने यह कैसे हुआ कि जब कॉलोनी तैयार हुई तो पाया गया यह बूढ़ों की कॉलोनी है। ऐसे बूढ़े बूढ़ियों की जिनके बेटे बेटी अपनी बीवी और बच्चों के साथ परदेश में नौकरी कर रहे हैं। कोई कलकत्ता है तो कोई दिल्ली, कोई मुंबई तो कोई बेंगलोर और कईयों के तो विदेश में। इनका दुख अपरंपार था। इन्होंने बेटे बेटियों के लिए अपने गांव छोड़े थे, अपनी जन्मभूमि कि यह हमारे लिए तो ठीक, चाहे जैसे रह लें, लेकिन उनके लिए नहीं। न बिजली, न पानी, न लिखने पढ़ने, न आने जाने की सुविधा। घर हो तो ऐसी जगह जहाँ से खेती बाड़ी पर भी नज़र रखी जा सके और बेटों बेटियों को भी असुविधा ना हो। वे अपनी जगह, जमीन, रिश्ते नाते, संगी साथी, बाग बगीचे, ताल तलैया छोड़कर जिन संतानों के लिए आए वे ही बाहर। इतने तक तो गनीमत थी। लेकिन अब हालत यह है कि जो जहाँ सर्विस कर रहा है वह उसी नगर में रम गया है और वहाँ से लौट कर यहाँ नहीं आना चाहता। अगर वह आना भी चाहता है तो उसके बच्चे नहीं आना चाहते। लीजिए एक ये नई मुसीबत, जिनके लिए बेघर हुए उन्हीं के अपने अलग घर। यह नई मुसीबत न उन्हें जीने दे रही थी न मरने दे रही थी। गांव पर पुश्तैनी जमीन जायदाद, बाप दादों की धरोहर न देखो तो कब दूसरे कब्जा कर लें, कहना मुश्किल। पुरखों ने तो एक एक कौड़ी बचाकर, पेट काट कर, जोड़ जोड़ कर जैसे तैसे जमीनें बढ़ाई ही, 4 की 5 ही की, 3 नहीं होने दी। और यहाँ यह हाल, जरा सा गाफिल हुए कि मेड़ गायब। महीने 2 महीने में कम से कम एक बार गांव का चक्कर लगाते रहो, देख लें लोग कि नहीं हैं, ध्यान है, हाल चाल लेते रहो, कुशल मंगल पूछते रहो, खुशी गमी में जाते रहो, सबसे बनाए रखो। अधिया या बटाई पर खेती करो तब भी दिया बाती और घर द्वार की देख रेख के लिए कोई नौकर चाकर रखो तब भी। उनके बेटों के बचपन गांव में बीते थे। नगर में पढ़ाई के दौरान भी वे आते जाते रहते थे गांव पर। उन्होंने खेती भले न की हो, लेकिन उन्हें इतना पता था कि उनके खेत कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, धान के, गेहूं के, दलहन के। उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी थी। खेल या कुतूहल में ही सही, बाप चाचा के साथ लगे रहकर उन्होंने अगोर की थी, बुआई कटाई देखी थी। लोग भी जानते थे यह फलाने का बेटा या भतीजा है। गांव घर से माया मोह के लिए इतना कम नहीं था, लेकिन उनके बच्चे वे तो दादा दादी को छोड़कर पहचानते ही किसको है, और दादा दादी को भी कितना पहचानते हैं। चिंता उसकी होती है जिससे मोह होता है, प्रेम होता है। जिससे प्रेम ही नहीं, परिचय और संबंध ही नहीं, उसकी क्या चिंता। खेत भी उससे पहचानते हैं जो उनके साथ जीता मरता है। वे खेतों को क्या पहचानेंगे, खेत ही उन्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। ये सारी बातें बेटों की नज़र में बुड़भस्म में थी। आप माटी में ही पैदा हुए और एक दिन उसी माटी में मिल जाएंगे। कभी उससे छूटने या ऊपर उठने या आगे बढ़ने की बात ही आपके दिमाग में नहीं आई, क्योंकि उसमें भी गोबर नहीं तो माटी ही थी। क्या कर लिया खेती करके आपने, कौन सा तीर मार लिया। खाद महंगी, बीज महंगा, नहर में पानी नहीं, मौसम का भरोसा नहीं, बैल रहे नहीं, भाड़े पर ट्रैक्टर समय पर मिले न मिले, हलवाहे और मजूरे रहे नहीं। किसके भरोसे खेती करो, और खेती भी तब करो जब हाथ में बाहर से 4 पैसे आएँ। क्या फ़ायदा ऐसी खेती से। असल चीज़ पैसा है। अगर हाथ में पैसा हो तो वे सारे जिन्स बिना कुछ किए बाजार में मिल जाते हैं।
जिनके लिए आप रात दिन खून पसीना एक करते हैं, बिना कुछ किए, बिना कहीं गए। सारी जिन्स और सारा झगड़ा और सारा बवाल बेटों से उनका चल ही रहा था गांव को लेकर कि अब एक नई मुसीबत, अशोक विहार के मकान का क्या होगा। वे जहाँ हैं वहाँ से आना नहीं चाहते। ये हैं कि इनसे न गांव छूट रहा है न अशोक विहार, दुनिया भले छूट जाए। भाग 1 समाप्त। भाग 2। इसी छोटे से अशोक विहार के लेन नंबर 4 खंड 3 भाग 2। इसी छोटे से अशोक विहार के लेन नंबर 4 KD1 में अमेरिका से आई सोनल सक्सेना रघुवंशी 3 साल बाद उसके डैडी आए थे सोनल की सेंट्रो पहुंचाने और विश्वविद्यालय में ज्वाइन कराने। इतना ही नहीं किया उन्होंने, हफ्ते भर रहकर घर ठीक ठाक किया, जिसे या उसे सजाया संवारा, सुबह शाम बेटी को चाय पिलाई, उसकी दिनचर्या निर्धारित की और विदा होने से पहले उसे सलाह दी, संजू के पापा मम्मी को बुला लो, वे काम आएंगे, घर भी देखेंगे और तुम्हारी भी मदद होगी। यही कहा था संजय ने भी अमेरिका से विदा करते समय। हम दोनों भाई बाहर हैं, पापा मम्मी गांव पर अकेले हैं। इस उम्र में उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें साथ रखना। यह पहली रात थी जब वह घर में अकेली थी। देर तक वह अपने बेडरूम में संगीत सुनती रही, एक कैसेट के बाद दूसरा कैसेट, शास्त्रीय से ऊपती तो अर्धशास्त्रीय, इससे भी ऊपती तो फिल्मी गाने, पढ़ती भी रहती, सुनती भी रहती। बिजली गुल करके सोने की आदत थी। बेडरूम को छोड़कर बाकी कमरों की बत्तियां जली छोड़ दी और लेट गई। सन्नाटे की भी अपनी आवाज़ होती है और वह सुहानी कम, डरावनी ज़्यादा होती है। यही नहीं, ये आवाज़ें सुनाई ही नहीं, दिखाई भी पड़ती हैं। उसके घर के सामने ही पार्क था, बड़ा सा, पूरे मोहल्ले या कह लो कॉलोनी का। जब से आई थी तब से सुबह शाम देख रही थी। वह 3 साल से ऐसी दुनिया में रहकर आई थी जहां अंधेरा नहीं होता था, जहां बूढ़े नहीं रहते, जहां हर चीज दौड़ती भागती उछलती कूदती नजर आती थी, जिसमें लपक चमक और कौंध थी, जहां जवान और जवानियां और तरह तरह के रंग थे, जहां कुछ भी अपनी जगह खड़ा और स्थिर नहीं दिखाई पड़ता था। और अब यह पार्क और यह कॉलोनी, बूढ़ों अपंगों और विकलांगों का यह विहार। फरवरी के इस महीने में खिड़कियों और दरवाज़ों पर थाप देती बसंती हवा और पार्क में घिसटते उड़ते सूखे झड़े बेजान पत्तों की भरमार, मरमर चरचर। मान लो किसी के घर में कोई चोर घुस आए, किसी के क्या, मेरे ही घर में चोर घुस आए, और वह भी अकेले, बिना किसी साथी के, औजार के। डाकू घुस आए बिना राइफल बंदूक के, अकेले। रात बिरात तो छोड़ो, खड़ी दोपहर में कोई बलात्कारी ही घुस आए दिन दहाड़े और मुझे उठाकर ले जाए पार्क में, और मैं चिल्लाऊं कि बचाओ बचाओ, तो कौन सुनेगा। ज़्यादातर बूढ़े या तो बहरे हैं या ऊंचा सुनते हैं, कौन दौड़ेगा। ज़्यादातर घुटनों और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, कौन देखेगा। ज़्यादातर मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आंख पर हरी पट्टी बांधे हैं। यह सब न कर सकें तो खड़ा होकर चिल्लाएं तो सही। ज़्यादातर की कमर झुकी है और मुंह में दांत नहीं, वे गुंगवा तो सकते हैं, चिल्ला नहीं सकते। इन ख्यालों से सोनल के रोंगटे खड़े हो गए। वह किसी अनजाने डर से सिहर सी उठी। फिर सहसा ध्यान गया कुत्तों की ओर। कुत्ते बहुत थे कॉलोनी में, हर सड़क पर, प्रायः गेट के बाहर बैठे या घूमते दिखाई पड़ते थे। लेकिन यहाँ भी एक लेकिन था।
इतने दिनों में उसने किसी को भूखते हुए नहीं सुना। उसी के मकान D1 के गेट पर ही एक भूरा बैठा रहता है, लेकिन जब भी आओ, कहीं से आओ, गेट से चुपचाप हट जाता है और दूसरी जगह थोड़ी दूर पर बैठ जाता है। कॉलोनी के बाशिंदों के सिवा किराएदार भी हैं। प्रायः हर घर में नीचे मालिक, ऊपर किराएदार। कुछ भी देसी, कुछ भी विदेशी, ज़्यादातर जापानी, कोरियाई या थाई, विद्यार्थी या टूरिस्ट, अपने काम में काम रखने वाले। इनके सिवा वे सरकारी कर्मचारी हैं जिनका किसी भी समय तबादला हो सकता है। यानी वे जिनके दिमाग में मकान कब्जा करने की बात न आए, ऐसे लोगों को मोहल्ले के लोगों से क्या लेना देना है, उन्हें खुद से ही फुर्सत नहीं। इस तरह तो उसी का घर क्यों, कॉलोनी का कोई भी घर, यहाँ तक कि कॉलोनी दिन दहाड़े लूट के कोई ले जाए, रोकने टोकने वाले नहीं मिलेंगे। सोचते सोचते उसे लगा कि यह सिर्फ एक ख्याल नहीं है, एक हॉरर फिल्म है जो उसकी आंखें देख रही हैं। वह खुद पार्क में फटते चिथड़ा होते जा रहे साड़ी ब्लाउज में इधर से उधर भाग रही है, चीख चिल्ला रही है, लेकिन कोई भी अपने घर से नहीं निकल रहा है। किसी को सुनाई ही नहीं दे रहा है तो निकलेगा कहाँ से। उठकर झटके से उसने बत्ती जलाई और फिल्म खत्म। राहत की सांस ली उसने और कैसेट लगाया। बदकिस्मती से कैसेट वह निकला जिसे न वह सुनना चाहती थी, न सुने बगैर रहना चाहती थी। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। यह कैसेट सोनल को समीर ने प्रेजेंट किया था 3 साल पहले, शादी के रिसेप्शन के दिन। तब उसने इसे देखने की ज़रूरत महसूस की थी, न सुनने की। उसने हमेशा इसे अपने साथ रखा, लेकिन कभी नहीं सुना। आज सुनते हुए उसे लगा कि कितना बदल गया है उसी गाने का मतलब। आज उसने संजय की कोई चर्चा नहीं की, अपने डैडी से जानबूझकर। वे दिल के मरीज, उन्हें ठेस लगती। अगर विश्वविद्यालय की सर्विस न मिली होती और वह अमेरिका में ही रह गई होती तो क्या होता। गलती कहाँ हुई और किससे हुई वह समझ नहीं सकी। आरती गुर्जर, उसके लैंडलॉर्ड की बेटी, उसी कॉल सेंटर में काम करती थी जिसमें संजय करता था। साथ आना जाना उसी की कार से होता था, दिन रात का साथ। आश्चर्य यह था कि आरती के माँ बाप उन्हें एक दूसरे के करीब आते देख रहे थे, फिर भी चुप थे। आश्चर्य यह भी था कि उसकी भी आंखों के सामने वे छेड़छाड़ करते थे, बेशर्मी की हद तक, और टोकने पर हंसने लगते थे। और इससे भी बड़ा आश्चर्य यह था कि आरती का पति जब कभी न्यूयॉर्क से आता था तो वह अपनी पत्नी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करता था और उन्हें डिनर पर ले जाता था। जाती तो साथ में वह भी थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि न जाती तो ज़्यादा अच्छा रहा होता। वह एक ऐसे समाज में आ गई थी जिसमें डॉलर को छोड़कर किसी और चीज़ जैसे प्यार के लिए ईर्ष्या करना पिछड़ापन और गंवरपन था। वह जब भी संजय से उसकी हरकतों की शिकायत करती, वह खींच उठता। तुम देश और काल के हिसाब से अपने को बदलना सीखो, चलना सीखो। न चल सको तो चुपचाप बैठो, यहाँ लौट जाओ। लौटूंगी तो अकेले क्यों, तुम्हें साथ लेकर। मैं तो डियर परदेश को ही अपना देश बनाने की सोच रहा हूँ। मुस्कुराते हुए उसने आंख मार कर कहा, तुम भी क्यों नहीं ढूंढ लेती एक बॉयफ्रेंड, अच्छा लगेगा तुम्हें। उसने सीधे संजय की आंखों में देखा। अच्छा अच्छा की कहती हो, निश्चिंत हो जाऊंगा हमेशा के लिए। हा हा हा। सोनल ने संजय की आंखों में गौर से देखा। वे आंखें ही थीं या दिल, यह बात उसने जवान से कही थी या दिल से। वह कहीं सोनल से सचमुच की मुक्ति तो नहीं चाह रहा है। वह देख रही थी कि अमेरिका आने के बाद से उसमें तेजी से बदलाव आया था। 1-2 साल के अंदर यह उसकी तीसरी नौकरी है।
वह एक शुरू करता है कि दूसरी की खोज में लग जाता है। पहले से उम्दा। पैसों के मामले में उसमें सब्र नाम की चीज़ नहीं। वह जल्दी से जल्दी ऊंची से ऊंची ऊंचाइयां छूना चाहता है। जैसे ही एक ऊंचाई पर पहुंचता है, थोड़े ही दिनों में वह नीची लगने लगती है। इसे वह महत्वाकांक्षा बोलता है। अगर यही महत्वाकांक्षा है तो फिर लालच क्या है? लालच। आरती गुज्जर के साथ संजय की दोस्ती के पीछे सिर्फ आरती गुज्जर है या उसके NRI माँ बाप, जिनका गुजराती हस्तशिल्प का चमकदार व्यवसाय है, जिसकी वह इकलौती संतान है। आरती से संजय का रिश्ता उसकी समझ से बाहर था। यहाँ रहते हुए सोनल भी कमाई कर सकती थी। किसी विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, लाइब्रेरी में, कहीं भी, कंप्यूटर में भी अच्छी खासी गति थी। लेकिन संजय ने जब भी सोचा, खुद के बारे में सोचा, सोनल के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। उसने सोनल को हाउसवाइफ से ज़्यादा नहीं होने दिया। और वह भी तो बनारस के इंतज़ार में आज कल परसों करती रह गई थी। सोनल की आंखें भर आई थी। उसी दम उसने निर्णय लिया था कि अब नहीं रुकना यहाँ। वह बहाने की खोज में थी। रांची से पापा का ईमेल तुरंत आ जाओ, 15 को तुम्हारा इंटरव्यू है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह उसकी आत्मा की पुकार थी जो विश्वविद्यालय तक पहुंची थी। आज भोर के उजाले में खिड़की से फिर पुकार रही थी सोनल की आत्मा। संजय को नहीं, समीर को। सुनो और चले आओ, और चले आओ। भाग 2 समाप्त। यह भाग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं जल्द ही अगले भाग में। धन्यवाद।